हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, बिल्कुल मस्त स्वस्थ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस आज की क्लास के, कैसे वो क्वेश्चंस हैं, कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है और क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन है ही, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। तो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में बोला गया है ग्रेड की कोडिंग हुई है 2015187। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। सो ये हो गया GREAT ग्रेड। सो इसकी कोडिंग देख लेंगे कैसे हुई है। अब यहाँ पे है 201518 और 7। सो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये T की कोडिंग यहाँ 20 हमें कुछ मिलती हुई दिख रही है, A की कोडिंग 1 में दिखती हुई कह सकते हैं, प्लेस वैल्यू को यूज़ किया गया है। E की 5 होती है, R की 18 होती है, G की 7 होती है। सो इस तरह से आप एरो मार्क करके कर लेंगे, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने इसको इंस्टेड ऑफ डूइंग एरो मार्क आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे कि आपने देखा कि ये एरो मार्क से इधर से उधर की तरफ जा रहा था, राइट से लेफ्ट। सो इसको आप पहले लिख लेंगे रिवर्स ऑर्डर में। सो यहाँ पे हो जाएगा TAERG। अब इसकी बस प्लेस वैल्यू में आपको इसको पुट कर देना है। सो T का बनता है 20, A का 1, E का 5, R का 18, G का 7। सो क्या यही है 20, 15, 18 और फिर 7? यस। सो ये इसकी प्लेस वैल्यू हुई। सो सीधा सीधा जो आपको लेटर्स दिया गया है अल्फ़ाबेट्स, उसकी प्लेस वैल्यू के साथ में ही कोडिंग की गई है। बस यहाँ पर हो ये रहा है कि जो आपका अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है उसको उन्होंने रिवर्स में पहले लिखना है और फिर उसके प्लेस वैल्यू को डालना है। तो देख लेते हैं अभी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी प्लेस वैल्यू कैसे बन जाएगी। सो हाउ विल वेल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। वेल की कोडिंग क्या बनेगी, तो पहले हम इसको रिवर्स कर लेंगे, डबल L आ जाएगा, E एंड W। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो L की होती है सबसे पहले में 12, फिर से 12, E की हो जाएगी 5 और W की नेक्स्ट में 23। सो इस तरह से आप पूरा सॉल्व करके 12, 12, 5, 23 ये जो ऑप्शन हो रहा है D, ये सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो आप सिर्फ फर्स्ट का 12, 12 देख लेंगे, तो कौन से ऑप्शन में सिर्फ वो 12, 12 है उसको ही देखकर फिर बस हो गया सॉल्व। तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया। यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, 2 के साथ करना है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में 12, 12, 5, 23 में यहाँ पर आपको और भी एक ऑप्शन दिया रहता, सपोज करके कि 12, 12, 6 या कुछ और, तो उस हिसाब से क्या होगा, फिर से आपको 12, 12 आ गया तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते में आपको ऑप्शंस को भी ध्यान देना है, एलिमिनेशन जहाँ तक हो पा रहा है वैसे कर लीजिए। तो इस तरह से हमने कर लिया। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, वो है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन को देख लेंगे इस क्लास का। यहाँ पे दिया है हिस्ट्री और इसकी कोडिंग हुई है इस तरह से। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से लिख लेंगे कि हिस्ट्री है जो वर्ड हमें गिवन टर्म है उसको लिखेंगे और फिर उसकी कोडिंग को लिखेंगे। उसकी कोडिंग कैसे हुई है, SRHGLIB, इस तरह से इसकी कोडिंग हुई है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो और आपको इसके ऑपोजिट्स, अपने अल्फ़ाबेट्स के ऑपोजिट्स पता होगा, तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी से कर लेंगे। तो जैसा कि मैं लिख रही थी तभी मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन ऑपोजिट्स में है। सो जैसे कि B का Y होता है, R का I होता है, L का O होता है। सो ये सारे एक दूसरे के ऑपोजिट्स ही हैं। सो आपको ऑपोजिट्स पता होगा, तो जैसे ही आपने H लिखा, H का S होता है, I लिखा, I का R होता है। तो आपने अपने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए और फिर आपने उसकी कोडिंग लिख दी। तो जैसे ही आप ये लिख देंगे, जैसे ही शुरुआत के भी लिख रहे होंगे तो आपको पता चली जाएगा कि ये तो ऑपोजिट्स है। तो और वक्त नहीं गवाएंगे कहीं पे, बस सीधा सीधा से हमें क्या करना है, हमें फटाफट से अपने क्वेश्चन में पूछे हुए क्वेश्चन को देखना है, वो है ARCHIVE, आर्काइव।
तो हम डायरेक्ट से अभी सीधा ऑपोजिट्स को लेके लिख देंगे। तो यहाँ पे ए का ऑपोजिट होता है जेड, जेड से देखिए ऑप्शन में डी एलिमिनेट हो जाएगा, जेड किसी में फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद में आई एक्स कॉमन है सब में, तो ये 2 लेटर्स को हम छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट का भी 2 लेटर कॉमन है सब में, तो लास्ट का भी 2 लेटर छोड़ देंगे। तो अब बीच का बचता है ये ए हो गया, फिर ये आर हो गया, ये सी हो गया। मतलब हमें यहाँ पर एच और आई का ऑपोजिट देखना है। सो एच का ऑपोजिट एस होता है, आई का ऑपोजिट आर होता है, यानी कि बीच में हमें जो लेटर्स चाहिए वो जेड के बाद के 2 के बाद में एस और आर का चाहिए। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन में एस के साथ जी है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये टी आर है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो बचा कुचा हमें एस और आर जो चाहिए वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरह से आप शॉर्ट डाउन कर सकते हैं, छोटे से छोटा कम से कम टाइम लेकर जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। तो जो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हुए जाइए और जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। सो इस तरह से हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है फ्लीस की कोडिंग हुई है EFCLEE में। क्वेश्चन को देखते ही हमें ये समझ में आ रहा है जो ये फ्लीस की कोडिंग की गई है यहाँ पर FEECE, इसकी जो कोडिंग की गई है इसमें कोई भी नया लेटर नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया है, बस सेम लेटर है। इस तरह से यहाँ पे E है, फिर F है, C है, L है, फिर E है और E है। तो यहाँ पर आप अपने गिवन टर्म और उसकी कोडिंग में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट लेटर आपका सेकंड में चला जा रहा है और ये लास्ट लेटर आपका फर्स्ट में आ जा रहा है। फर्स्ट लेटर का सेकंड में जाना और लास्ट लेटर का फर्स्ट में आ जाना, इस तरह से यहाँ पर हुआ है। और जो ये सेकंड लास्ट है ये फिर थर्ड में आया है और इसके बाद में ये जो LEE का टर्म है ये सीधा का सीधा एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हो गया है। सो इस तरह से आधे में क्रिस क्रॉस हुआ है और आधे में एज इट इज़ सेम पोजीशन, बस इधर से उधर हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे जिस तरह से ये एरो वाइज चेंज हो रहा है वैसे ही हमारे क्वेश्चन वाले टर्म पे भी करना होगा। यहाँ पे नंबर्स का कोई कनेक्शन ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो ये कोडिंग हुई है फ्लीस की ये इस तरह से उसी के सेम लेटर्स के साथ हुई है, अल्फ़ाबेट्स, बस पोजीशंस उनकी चेंज हो गई है। सो अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे। सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है MITTEN, मिटन की क्या कोडिंग बनेगी इन द सेम लैंग्वेज। सो मिटन की कोडिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाले लेटर को सेकंड में ले जाना है, यानी कि सेकंड में आएगा M, और लास्ट वाले लेटर को फर्स्ट में लाना है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा N और M। सो फर्स्ट और सेकंड लेटर होना चाहिए N और M। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, बाकी के ऑप्शन बच जाते हैं सेम। और इसके बाद थर्ड लेटर हमारा बन रहा है वो क्या, सेकेंड लास्ट लेटर। सो लास्ट से एक पहले वाला लेटर हमारा बन रहा है थर्ड वाला लेटर। सो यहाँ पे आ जाएगा E, और जो आपका सेकेंड लेटर ये आपका कॉमन जा रहा है लास्ट में। सो यहाँ पर आएगा ITT। सो इस तरह से आपकी कोडिंग बनेगी NMEITT। सो NMEITT का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरह से हमें इसको एरो के वाइज में ही देखते हुए जाना है। यहाँ पर जो लेटर्स आपको दिए हुए हैं कोड में और उसकी जो एनकोडिंग की गई है दोनों एक ही लेटर्स हैं, बस उनके प्लेसेस इधर से उधर चेंज हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया। यहाँ पर हम कुछ और ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ इनके प्लेसेस इधर से उधर चेंज हुए, तो हमें ऐसे ही करना होगा जैसे ये एरोज दिए हुए हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे दिया है CROWD, क्राउड की कोडिंग की गई है इस तरह से बहुत बड़े नंबर में। तो ये नंबर या तो इनके प्लेस वैल्यू हो सकते हैं या अपोजिट्स के प्लेस वैल्यू हो सकते हैं। सो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्राउड,
हम इसको जिस लेटर में कोड किया गया है उसे भी यहाँ पर लिख लेंगे। सो वो है 2 3 4 1 5 9 2 4। सो इस तरह से इसकी कोडिंग हुई है। अब हमें करना है इसकी प्लेस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखना है। सो इसकी जो प्लेस वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, आर की 18, ओ की 15, डब्ल्यू की 23, डी की 4। सो इस तरह से होती है। अभी हमें यहाँ पे देखना है क्या कनेक्ट हो रहा है ये कोडिंग का और इसके डिकोडिंग वर्ड में क्या कनेक्शन यहाँ पे बैठ रहा है। सो हम यहाँ पर देख के एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि जो ओ की प्लेस वैल्यू होती है वो 15 है, यहाँ पर एज इट इज़ सेम है और बाकी के अलग है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ओ है ओ कंसिडर किया जाता है वॉवल पे। सो वॉवल का जो प्लेस वैल्यू है वो एज इट इज़ है। इसका मतलब बाकी के जो है वो उनके प्लेस वैल्यू पे नहीं है। ठीक है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है लेकिन यहाँ पे 4 दी गई है। आर के कनेक्शन में जो वैल्यू आती है उसके ऑपोजिट की आती है। तो यहाँ पे ये आर 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये आर कनेक्टेड है उसके ऑपोजिट के साथ। आर का जो ऑपोजिट होता है वो आई होता है और उसकी प्लेस वैल्यू 9 होती है और ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो ये इस तरह से क्रिस क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जो समझ रही हूँ वो ये हो रहा है कि यहाँ पे हमें यहाँ पर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हुआ है ये C का इस तरह से यहाँ क्रॉस हो गया है, R का यहाँ पर है, O का एज इट इज़ सेम नीचे है, O में कोई चेंज नहीं हुआ है और फिर ये W यहाँ पर आ गया है और D का यहाँ पर आ गया। लेकिन ये इस तरह से एरो मार्क है, इट्स सिंपली बस ये इसका रिवर्स टर्म है। ठीक है, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसका मतलब हम पहले इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, DWORC, इस तरह से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। और इसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉवेल को छोड़कर जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें उसके जो ऑपोजिट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू को लिया गया है। सो D का ऑपोजिट होता है W और उसकी प्लेस वैल्यू होती है 23, इस तरह से यहाँ पर 23 आया है। W का ऑपोजिट होता है D की प्लेस वैल्यू होती है 4, इस तरह से यहाँ पे 4 आया है। और O क्योंकि वॉवेल है इसमें कोई भी प्लेस वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे सीधा वॉवेल की प्लेस वैल्यू हुई आई है 15। इसी तरह से R का चेंज हुआ है 9 के साथ, R की ऑपोजिट होती है I और I की प्लेस वैल्यू होती है 9, यहाँ पर 9 आया है। C का ऑपोजिट होता है X और X का प्लेस वैल्यू होता है 24, इस तरह से यहाँ पर 24 की कोडिंग की गई है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे दो चीज़ें चल रही है कि यहाँ पर एक हो रहा है कॉन्सोनेंट्स जो है आपके कॉन्सोनेंट्स उसमें आपके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू को देखा जा रहा है और जो आपका वॉवेल है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वॉवेल के साथ में जो है वो एज इट इज़ उसकी ही प्लेस वैल्यू है। सो वॉवेल्स की प्लेस वैल्यू है और कॉन्सोनेंट्स के ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू है, ये दो चीज़ यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर तीसरी चीज़ भी चल रही है, वो क्या है, आपके गिवन वर्ड को रिवर्स में लिखना है और फिर उसकी कोडिंग की गई है। सो इस तरह से यहाँ पर पूरा टर्म देखने को मिल रहा है। अभी हम इसको रिरेज करेंगे और यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फ्रूगल की क्या कोडिंग बनती है, तो हमें यहाँ पे फ्रूगल की क्या कोडिंग की गई है ये पता करना है। और जैसा कि हमने देखा कि हमें यहाँ पर रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए हम इसको पहले ही रिवर्स में लिख देंगे, तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा इसका, तो LAGURF। सो इस तरह से हमने कर दिया इसको रिवर्स। अब हम इसको देखेंगे, पहला हमें कॉन्सोनेंट्स के साथ में करना है ऑपोजिट वैल्यू और दूसरा वॉवेल्स की प्लेस वैल्यू। सो यहाँ पे वॉवेल्स को देख लेंगे। सबसे पहले वॉवेल्स है A और U का। A का प्लेस वैल्यू होता है 1 और U की प्लेस वैल्यू होती है 21। सो इस तरह से ये आ गया। अब बीच में 21 कितना पे कहाँ है पता नहीं चलेगा, तो हमें यहाँ पर पूरा सॉल्व करना चाहिए, तो हमें क्लियर कट समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या किसकी वैल्यू हो रही है।
सो वॉवल्स के साथ में हमें कोई भी प्लेस चेंज नहीं करना है, लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ हमें चेंज करना है प्लेस। सो एल की क्या हो जाएगी, एल कॉन्सोनेंट है, उसका ऑपोजिट बनता है ओ, एल का ऑपोजिट ओ होता है और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। सो 151 का क्या कोडिंग स्टार्टिंग में ही है। सो 151 चाहिए हमें अपने ऑप्शन में, ऑप्शंस में देखो 151 किधर है। सो सी में है वो 151, इसका मतलब सी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो इस तरह से हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो टर्की की कोडिंग की गई है इतने बड़े नंबर में, यानी कि ये इसकी प्लेस वैल्यू या ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू हो सकती है। सो फटाफट से यहाँ पर देख लेंगे कैसे कोडिंग की गई है यहाँ पर। सो TURKEY लिख देंगे यहाँ पर और इनके प्लेस वैल्यू को भी लिख देंगे फटाफट से। सो वो होता है 20, 21, 18, 11, 5 और 25। सो ये है इसकी प्लेस वैल्यू। अब हम इसके लिख देते हैं कोडेड वर्ड जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। 7, 6, 9, 11, 5, 25। सो जब हम इसको लिख रहे हैं तभी हमें कभी कभी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कैसे हो रहा है। तो जब हम लिख रहे थे हमने देखा कि y की जो कोडिंग हुई है 25 में वो इसकी प्लेस वैल्यू है, e का भी सेम प्लेस वैल्यू ही लिया गया है, k का भी प्लेस वैल्यू 11 ही लिया गया है, लेकिन r का प्लेस वैल्यू 9 नहीं होता है। r का जो ऑपोजिट होता है उसको कहते हैं i, और i की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 9। इसका मतलब ऑपोजिट का प्लेस वैल्यू लिया है। u का जो ऑपोजिट होता है वो होता है f। सो f की यहाँ पे f होता है ऑपोजिट, और f का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 6, यानी कि यहाँ पर चल रहा है हाफ एंड हाफ। सो इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स है ये चल रहे हैं इसके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू पे। सो t का ऑपोजिट होता है g, और g की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 7। सो g की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7। सो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं उसमें हो रहा है उनके ऑपोजिट्स के प्लेस वैल्यू का, के प्लेस वैल्यू पे उनको कोड किया गया है, लेकिन जो बाद के 3 लेटर्स हैं उनको क्या है डायरेक्टली उनके प्लेस वैल्यू पे ही कोडिंग की गई है। सो यहाँ पे इस तरह से हाफ एंड हाफ चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट 3 लेटर्स हमारा जाएगा ऑपोजिट में प्लेस वैल्यू पे, और जो लास्ट 3 लेटर्स है वो हमारा जाएगा डायरेक्ट प्लेस वैल्यू पे। सो इस तरह से आधा चल रहा है, यहाँ पर हाफ एंड हाफ हो रहा है। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है BREATH ब्रेथ की क्या कोडिंग यहाँ पर बन सकती है इन द सेम लैंग्वेज। सो हमें करना है फर्स्ट 3 के ऑपोजिट्स का प्लेस वैल्यू। सो फर्स्ट 3 यानी कि BRE, इनके ऑपोजिट्स पहले हमें चाहिए ऑपोजिट्स। सो B का ऑपोजिट होता है Y, R का ऑपोजिट होता है I और E का ऑपोजिट होता है V। अब इनका प्लेस वैल्यू चाहिए। सो Y का बनता है 25, I का 9 और V का 22। सो इस तरह से 25922 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सो 25922 देखेंगे तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी में सेम चल रहा है 25922। अब हमें पता करना होगा कि जो इसके बाकी के लेटर्स बचते हैं है डायरेक्ट प्लेस वैल्यू यानी कि ATH की प्लेस वैल्यू। अब इसके बाकी के आधे को भी सॉल्व करना होगा क्योंकि इससे हमें 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं B और C। सो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो बाकी का हाफ है वो इस तरह से है। A की प्लेस वैल्यू हमें मिलती है 1, T की प्लेस वैल्यू हमें मिलती है 20 और H की प्लेस वैल्यू हमें मिलता है 8। सो 120 और 8 मतलब 1208। सो 1197 ये जो है यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरह से यहाँ पर हाफ एंड हाफ को लिया जा रहा है। तो इसी तरह से आपको भी ढूंढना होगा कि क्या लॉजिक क्या पैटर्न वहाँ पे दिया गया है और उसको भी आपको जल्दी जल्दी से सॉल्व करना होगा।
सो इस तरह से हमने देखा आज की क्लास में क्वेश्चंस, कुछ में प्लेस वैल्यू है, कुछ में ऑपोजिट्स के प्लेस वैल्यू है, कुछ में आधा टर्म्स लिया गया है, कुछ वर्ड्स को हमें रिवर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं पे ऐसा हो रहा है कि वॉवल्स के साथ कोई चेंज नहीं है, कॉन्सोनेंट्स के साथ चेंज है और वाइस वर्सा। तो इस तरह के जो पैटर्न्स है इसको आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, और चाहे तो, नहीं तो इसको ऐसे याद रखना है, पैटर्न्स को ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे पैटर्न्स आपको निकल कर आ रहे हैं जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और मज़ेदार और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और सीखेंगे नए नए पैटर्न्स और उन्हें ध्यान में रखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एग्ज़ाम के टाइम पे। ओके, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।